नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो इनिशियली जब इसको डेवलप किया गया था तो नेवी की तरफ से इसमें इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था, यहाँ तक कि इसे इंडियन नेवी की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर से बाहर भी कर दिया गया था और एचएएल को उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था। लेकिन फिर जब आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को अहमियत दिया जाने लगा तो वहाँ पर इम्पोर्टेड हेलीकॉप्टर के बदले इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था और इस सेगमेंट में एचएएल की तरफ से अभी ध्रुव हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को ऑफर किया जा रहा है। अब इसमें एक दिक्कत ये था कि इन हेलीकॉप्टर्स को इनिशियली आर्मी की और एयरफोर्स के ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया था, पर अगर इनको नेवी ऑपरेट करना चाहेगी तो ऐसा करने के लिए इनकी रोटर ब्लेड को और टेल सेक्शन को फोल्डेबल होना काफ़ी ज़रूरी है और सेम कंडीशन नेवी की तरफ से वहां पे रखा गया था ताकि इनको इजीली हमारे नेवल वेसल में स्टोर करके रखा जा सकेगा। अभी तक एचएएल की तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर की नेवल वेरिएंट को तो बनाया जा चुका है और उसमें फोल्डेबल रोटर ब्लेड और टेल सेक्शन को टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसकी एक मैरीटाइम वेरिएंट को डेवलप करने के लिए एचएएल की तरफ से भी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ बातचीत किया जा रहा है, जो कि इसके एक मैरीटाइम डेरिवेटिव को बनाने के लिए एचएएल को मदद करने वाले हैं। अब अभी नेवी को जिन 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जरूरत है उसमें नेवी की तरफ से भी बोथ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है और करीब 60 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को बाकी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इसमें खरीदने का प्लान किया गया है। अब पहले तो एचएएल के पास एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाने का अनुभव मौजूद है, तो उम्मीद है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की भी एक नेवल वेरिएंट को डेवलप करने में एचएएल को कोई खास परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले से एचएएल की तरफ से नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइट वेट एवियोनिक्स और मिशन सेंसर्स को डेवलप किया चुका है। लेकिन अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिशन पेलोड्स को इंक्रीज करना और इसकी डायमेंशन को कॉम्पैक्ट बनाना मेजर चैलेंजेस होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी तक भारत की जो प्रोजेक्ट 75 आई है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के टेंडर है, वो फाइनल नहीं हो पा रहा और इसमें भारत की तरफ से रखे गए कंडीशंस की वजह से मैक्सिमम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और जो भी पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें से कुछ तो विड्रॉ कर गए और बाकी जो अभी बचे हुए हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो नेवी की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठ रहे। तो ऐसे में अभी टेंडर एकदम से लटका हुआ है। अब कुछ साल पहले की बात करें तो 2015 में जब इस टेंडर को फ्लोट किया गया था तो इसमें हमारे तब के वन ऑफ द फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर की तरफ से जापान की सोर्यू क्लास की सबमरीन को एक्वायर करने का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन तब जापान की तरफ से इस टेंडर में शामिल ना होने का फैसला किया गया था और वो अपनी सबमरीन को एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी समय थोड़ा बदल चुका है। कुछ महीने पहले जापान की तरफ से भारत के साथ अपनी हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें जापान की तरफ से डेवलप किए गए अपनी यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटेनाज को भी इंडियन नेवी की फ्यूचर वेसल्स में इस्तेमाल करने के लिए ऑफर किया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि नेवी अभी इन स्टेल्थ एंटेनाज के अलावा जापान से सबमरीन की टेक्नोलॉजी को भी हासिल करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर में अभी जापान की कन्वेंशनल सबमरीन को सबसे बेहतरीन सबमरीन कहा जाता है और अभी भारत के पास एक कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने के लिए जो मेजर चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उसमें बैटरी टेक्नोलॉजी, पावर मैनेजमेंट सिस्टम, मेटल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़रूरी है और इनको अभी भारत जापान से हासिल करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अभी तक जापान की तरफ से इनको लेके कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन ये भी उसी टेक्नोलॉजी की लिस्ट में आ सकता है जिनको भारत के साथ शेयर करने का अनाउंसमेंट जापान की तरफ से कुछ ही दिन पहले किया गया था। और अगर ऐसा हुआ तो भारत जापान के साथ मिलकर अपनी फ्यूचर सबमरीन्स को डेवलप कर सकता है और अभी ऐसे 12 सबमरीन को आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से। कुछ ही दिन पहले इंडियन नेवी की तरफ से रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को यानी कि ड्रोन्स को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था। इसके बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इसमें मदद करना चाहते हैं और जो भी कंपनी ऐसे सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं उनको डीआरडीओ की तरफ से टेक्नोलॉजी और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये जो आरओवी होने वाले इनकी रेंज 2 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, जिनको अलग अलग तरह के अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा
और मेनली इनको माइंस को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। करंटली हमारे पास कोई भी माइनस्वेयर वेसल मौजूद नहीं है, तो हमें ऐसे सिस्टम की काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा इनको अंडर वाटर सरफेस को स्टडी करने के लिए और मैप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर DRDO चाहे तो वो खुद भी इनको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मैन पावर की शॉर्टेज होने की वजह से और इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को एक तरीके से बूस्ट करने के लिए इसमें DRDO की तरफ से सीधे इन्वॉल्व ना होकर इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम पाकिस्तान की तरफ से दो अलग अलग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत का एक मेन राइवल कंट्री है और हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मैच करने की कोशिश किया जाता है। जब भारत की तरफ से रफाल को खरीदा गया था तो इनिशियली पाकिस्तान की तरफ से अपनी JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट को इससे अच्छा कहा गया था और इसको ये टक्कर दे सकता है, ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे। लेकिन बाद में चुपके से पाकिस्तान की तरफ से भारत की रफाल को काउंटर करने के लिए चाइना से J-10C फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया गया था और अभी रिसेंटली पाकिस्तान को चाइना की तरफ से उनकी J-10C की एक बैच को डिलीवर किया गया। बताया गया कि जो नए J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर किए जा रहे हैं, इनको भी एक डुअल ग्रीन ग्रे कैमो के साथ देखा गया। आमतौर पर इस स्किन के साथ पाकिस्तान की मिराज 5 फाइटर जेट्स को देखा जाता है, जिनको वो लो लेवल मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है अभी पाकिस्तान की तरफ से इनको सेम रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इनिशियली जिन J-10C को पाकिस्तान को डिलीवर किया गया था उनको ग्रे स्किन के साथ देखा गया था, जिनको आमतौर पर हम पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं और इनको वो लोग एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनिशियली पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये पाकिस्तान की तरफ से रफाल को काउंटर करने वाला फाइटर जेट और इसको इसी वजह से खरीदा जा रहा है, लेकिन अभी इसकी एक मैरीटाइम वेरिएंट को भी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जिन 2 स्क्वाड्रन के आसपास J-10C को खरीदने का प्लान किया गया था, उन दोनों को अभी अलग अलग रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी चाइना से एडिशनल VT-4 मेन बैटल टैंक को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इनिशियली पाकिस्तान की तरफ से 2017 में ऐसे करीब 300 टैंक के लिए चाइना की नॉरिनको के साथ एक डील को फाइनल किया गया था, जिनको अभी पाकिस्तान को डिलीवर किया जा रहा है। इसके बाद 2 अलग अलग फेज में 160 और 110 करके टैंक्स के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी सेम कंपनी के साथ ऑर्डर प्लेस किया गया था और इस बार पाकिस्तान की तरफ से इन टैंक्स को लोकली असेंबल करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको पाकिस्तान की हेवी इंडस्ट्री तक्सिला में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। इन टैंक्स को भी पाकिस्तान को चाइना की तरफ से कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में सप्लाई किया जाएगा और इनको पाकिस्तान में असेंबल किया जाएगा। इसी के साथ ही VT-4 टैंक्स अभी पाकिस्तानी आर्मी की मेन बैटल टैंक होने वाले हैं और ये सबसे बड़ी फ्लीट होने वाली जिनको पाकिस्तान ऑपरेट करने वाला है, जो कि उनकी पुरानी यूक्रेनियन T-80 UB और अल खलीद टैंक फ्लीट को सपोर्ट करने वाले हैं। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की तरफ से 2 मेजर अपडेट हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। कल ही इंडियन आर्मी की तरफ से 2 फ्रेश टेंडर को फ्लोट करने की बात की गई है, जिसमें एक में इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और दूसरे में करीब 180 कैनिस्टर बेस्ड एंटी आर्मर लॉटरिंग मुनिशंस को खरीदने का प्लान किया गया। अभी ज़्यादातर हमारी वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स की मदद से हथियार और ड्रग्स को स्मगलिंग किया जा रहा है, जिनको रोकने के लिए अभी करीब 9 इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को खरीदने का प्लान किया गया है। इन सिस्टम में अभी करीब 60% से ज़्यादा इंडियन सिस्टम होने की कंडीशन रखा गया है और इसमें लो RCS वाले ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होना चाहिए। इन सिस्टम में बहुत हार्ड किल और सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद अगर कैनिस्टर बेस्ड एंटी आर्मर लॉटरिंग मुनिशंस की बात करें तो इनको शॉर्ट में काम कहा जा रहा है। इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होना चाहिए जिनको व्हीकल में माउंट किया जा सके और इनकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो 15 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। इनमें एक हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरेट होने के साथ साथ इनको हमारे आर्मर फाइटिंग व्हीकल में भी आसानी से इंटीग्रेट करने की सिस्टम होना चाहिए। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल और एक ड्रोन का कॉम्बो होना चाहिए और एक बार इसको लॉन्च करने के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड तक हवा में होवर करना चाहिए और अगर इस दौरान इसको टारगेट मिलता है तो वहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है। ऐसे में अगर इसको लॉन्च करने के बाद इसे कोई भी टारगेट नहीं मिलता है या इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में इसको वापस रिकवर करके रीयूज किया जा सकता है। लेकिन अभी इसको लॉन्च करने के बाद कितने समय तक ये एयरबोर्न रह सकता है, फिर इसकी एंड्योरेंस कितना होना चाहिए, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।